हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी कड़ी में आज का सेशन है। तो जो आज का सेशन है स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर। आपका हर दिन आपके लिए एक नया मौका है अपने आप को बेहतर करने का, अपनी लाइफ को बेहतर करने का। ठीक है, उस लाइफ की तरफ बढ़ने का जो आप चाहते थे आप जिए। ठीक है, वो हर दिन आपके लिए एक मौका है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा है और जो हमारी सरकार है उसको बोला है कि आप जल्द से जल्द इस बारे में सोचिए, इस बारे में फैसला लेकर आइए जो सेम सेक्स मैरिजेस का कानून है उसके ऊपर। ठीक है, अब काफ़ी सारे देशों में सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें भी उसके, क्योंकि देखो इंटरनेशनल कुछ भी चीज़ें हैं, हमारा वर्ल्ड जो है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, किसी भी तरीके से लिंक्ड है। कभी कोई कनेक्शन हो रहा है ट्रेड के अकॉर्डिंग, कोई कनेक्शन हो रहा है मैरिजेस के अकॉर्डिंग, है ना। अब काफ़ी सारे इंडियन लोग हैं जो बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। तो अगर सपोज करो कि कोई ऐसा एक पर्सन है, मेल या फीमेल, जो बाहर जाते हैं या यहीं पर भी रहते हैं, उनको अपने ही सेम सेक्स के पर्सन को पसंद करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड वो चाहते हैं शादी करना। तो बाहर के देशों में तो लीगलाइज्ड हो गया, कई जगहों पे हो गया है, कई कंट्रीज में हो गया। बट अगर इंडिया में लीगलाइज नहीं रहेगा तो उन लोगों को अपने देश लौटने में डर लगेगा। ठीक है, दे डू नॉट वांट टू कम बैक टू इंडिया, क्योंकि वो चाहेंगे ही नहीं। वो ऐसी जगह क्यों जाएंगे जहाँ पे उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा फॉर हु दे आर। ठीक है, दूसरी चीज़, ग्लोबल फिनोमिनन में हमारा क्या स्टैंस रहता है ऐसे मसलों के ऊपर, उन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक देश जानना चाहता है कि आप कितने आगे आ रहे हैं अपने आप को, अपनी सोच को पीछे छोड़ के, जो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है उसको छोड़ के जो नए चेंजेस आ रहे हैं उनको आप कितना एक्सेप्ट करते हैं। इसी के बेस के ऊपर ये सारा टॉपिक, आज का जो लेक्चर है, मतलब जो आर्टिकल है वो है बेस्ड। ठीक है, अब कई लोगों ने इस कदम का स्वागत किया, राइटर ने कई जगहों पे इसका स्वागत करा है, कई जगहों पे इसके प्रोज बताए हैं, कॉन्स बताए हैं, क्या क्या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके मन में क्या बातें होंगी, जो लोग इसके अग्री कर रहे हैं इससे उनके मन में क्या बातें होंगी। ठीक है, उन्हें सबका स्टैंड क्लियर करा है। तो अब चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है सेम सेक्स मैरिजेस के को लेकर। इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के साथ में यही है कि किस तरीके से उनको किया जाए। ठीक है, किस तरीके से वो कानून बनाया जाए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। Should the government be allowed to limit recognition of marriages to only heterosexual couples? बोल रहे कि क्या सरकार को सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल, यानी कि जो अभी तक जो हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि लड़का और लड़की ही शादी करते हैं, क्या सरकार को यही अधिकार होना चाहिए, मतलब सरकार को सिर्फ इन्हीं लोगों को मान्यता देनी चाहिए शादी करने की। ठीक है, तो ये तो उनका कंसर्न, ये तो सवाल नहीं है। Should the Special Marriage Act 1954 be amended to permit marriages between same sex couples? बोल रहे कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, क्या उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाके सेम सेक्स कपल्स की शादी को अलाउ करना पड़ेगा, या फिर should the Supreme Court intervene in legislative matters and grant legal recognition to same sex marriages? और बोल रहे या फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या बीच में ये सारे मसले क्या हैं, पार्लियामेंट से पास होंगे, बिल बनेगा, कानून बनेगा, है ना। वही पार्लियामेंट ही बनाता है कानून, लेजिस्लेचर का पार्ट है ये, जुडिशरी का पार्ट तो नहीं है। तो क्या जुडिशियल सिस्टम को लेजिस्लेटिव सिस्टम के मसलों में इंटरवीन करके, उसके अंदर हस्तक्षेप करके सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए। ठीक है, या फिर शुड द लेजिस्लेचर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस टू अलाउ मैरिजेस बिटवीन सेम सेक्स कपल, कि क्या
केवल लेजिस्लेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही जिम्मेदार है कि इस तरीके का कानून लेकर आए जिसमें सेम सेक्स कपल्स की शादी हो। ये सुप्रीम कोर्ट के आगे सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि जब हम बात कर रहे हैं एक देश की, तो उसमें सिर्फ लेजिस्लेटर के ऊपर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं हो सकता है कि वो सब लोग उस विचारधारा से ना जुड़े हों जो आज की जनरेशन कर रही है। बिकॉज देखो कई सारे मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे जो 70-70 साल के हैं, 60 ईयर्स के हैं। क्या उनकी जो विचारधारा है वो आज के जो 12-13 साल या 20 से 25 साल की एज के लोग हैं उनके साथ मेल खा सकती है? नहीं खा सकती। उन्होंने अपने कॉलेजेस कब छोड़ दिए थे? उनके ज़माने में कॉलेज में हो सकता है लड़कियां भी ना होती हों। ठीक है, उनका फिर वो मेंटालिटी किस तरीके की रही होगी, है ना? वो थोड़े तो हो सकता है उनके कुछ विचार ऑर्थोडॉक्स हो। अब आजकल में प्रोनाउंस का बड़ा एक ट्रेंड चला है कि व्हाट आर योर प्रोनाउंस, तो वो लोग इस चीज़ को एकोमोडेट भी नहीं कर पाएंगे शायद कि क्या प्रोनाउंस होते हैं, क्या मतलब है इस बात का, प्रोनाउंस बोलने का क्या मतलब है, या तो आप लड़का है या लड़की हैं। ठीक है, प्रोनाउंस हिम इट ये सब क्या है? तो ऐसा ही चीज़ है कि क्या सिर्फ लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई हाथ नहीं हो सकता? ये उनके पास में सबसे बड़ा सवाल है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the government stance on legal recognition of same sex marriages? बोले गवर्नमेंट का क्या इसके अंदर स्टैंस है? तो सरकार ने तो सीधा अपोज करा है कि वो लीगलाइज नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनका मानना है, देखो मैंने बताया ना कि सारा विचारधाराओं का खेल है, जनरेशन गैप है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जो चीज़ वो लोग मानते थे, जैसे अब हमारे दादाजी के ज़माने में पर्दा सिस्टम होता था, औरतें घूंघट में रहती थी, वो औरतें रहती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन हम लोग आज के डेट में सोचें कि हम घूंघट में रहेंगे या, तो हमें वो प्रॉब्लम है बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से नहीं हुई है। आज की सोसाइटी चेंज हो चुकी है। लेकिन उस ज़माने की अगर औरतों को ये चीज़ बोलते कि आपको फेमिनिस्ट होना पड़ेगा, आपको अपने वॉइस आउट करना पड़ेगा, उनके लिए ये पता नहीं आप कौन सी फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हो, उनके लिए तो यही चीज़ थी। वैसे ही अगर हम आज वाली बात उन लोगों को समझाना चाहें, आप अपने दादाजी के पास जाओ, उनको समझाने की कोशिश करो कि दादाजी एक लड़का और एक लड़का शादी कर सकते हैं, एक लड़की और एक लड़की शादी कर सकते हैं। उनका पहला ये कैसे हो सकता है, क्यों करनी क्यों है? जब भगवान ने लड़का लड़की बनाया वो यही चीज़ बोलेंगे, है ना? तो गवर्नमेंट ने सीधा सा बोल दिया है कि वो इसको लीगलाइज नहीं करना चाहते, वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, वो इसके अगेंस्ट में है। ठीक है, ये है गवर्नमेंट का स्टैंड। अब चलते हैं देखते हैं। इट फुल्ली सपोर्ट्स द रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस अंडर ऑल पर्सनल लॉज। बोल रहे हैं उनको वो पूरा सपोर्ट करते हैं सेम सेक्स मैरिजेस को, जो कि बिल्कुल गलत है, वो तो सपोर्ट नहीं करते। इट कंटेंट्स द सेम सेक्स मैरिजेस शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। बोल रहे हैं उनका, सरकार का ये कहना है कि सेम सेक्स मैरिज सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में ही लीगलाइज होनी चाहिए, सारे पर्सनल एक्ट्स के अंदर में नहीं होनी चाहिए। ये भी गलत है। It opposes legal recognition of same-sex marriages and believes the state should limit its recognition to heterosexual couples। बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल खंडन करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं सेम सेक्स मैरिजेस का, और मानते हैं, इस बात को बिलीव करते हैं कि सरकार को केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को ही शादी की मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सरकार का यही स्टैंस है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। What is सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिजेस? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है सेम सेक्स मैरिजेस के तहत में? तो उनने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए बोला है कि आप एक बेंच बना लो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर में फैसला करो, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी किसी के ऊपर भी थोप दोगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी तो उसमें उनको ये है कि आपको उसमें जैसे 10-12 लोग हैं, पर बात वहीं आ जाती है कि क्या वो 10-12 लोग जो हैं वो आज की जनरेशन के विचारों से सहमत हैं? क्या वो उनके मानसिक स्थिति को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बहुत सारे सवाल इसमें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने में भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। it has granted legal recognition to same sex marriages। उनने दे दिया लीगल रिकग्निशन का, मतलब उनने कंसिडर कर दिया कि हाँ हिंदुस्तान में सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में नहीं कर सकता। इट हैज़ रेफर्ड द इशू टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर कंसिडरेशन। उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाए और उसको दिया है ये मामला कि आप कंसिडर करो इसको, इसके ऊपर अपना विचार विमर्श करो और फिर फैसला करो। ठीक है, बिल्कुल सही है।
इट हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन द हेट्रोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज। बोल रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है, ये चीज़ बनाए रखने के लिए बोला है कि हेट्रोसेक्सुअल लोग ही, यानी कि एक लड़का और एक लड़की ही शादी कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी समझ में वही शादी है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है, उन्होंने तो ओपननेस दिखाई है। इट हैज़ लेफ्ट द डिसीजन टू लेजिस्लेचर, उन्होंने पूरा का पूरा फैसला लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया है कि अब सरकार फैसला करे जो करे। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने बीच में इंटरवीन तो करना ही है अगर कहीं पर उनको गलत होता दिखेगा, बिकॉज देखो ये पिलर्स हैं हमारे जो डेमोक्रेसी है उसके, ये पिलर्स हैं, एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप करते हैं। अगर उनको लगता है कि सरकार गलत तरीके से फैसले ले रही है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा इंटरवीन करता है और करना भी चाहिए, उसका काम है, उसके हक के दायरे में आता है कि अगर कहीं कुछ गलत होता दिख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज ऑथर्स ओपिनियन रिगार्डिंग the government's argument against recognizing same-sex marriage? पूरे ऑथर के नज़रिए में जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि वो सेम सेक्स मैरिज को नहीं मान्यता दे रहे, वो किस तरीके का है, मतलब उनके नज़रिए में वो कैसा फैसला है, यानी कि वो उसका खंडन कर रहे हैं, वो उसको कमज़ोर बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, जो वो तर्क दे रहे हैं वो सही नहीं है, या वो बोल रहे हैं कि नहीं उनका तर्क बड़ा अच्छा है, कैसा है उनका नज़रिया, ठीक है। तो ऑप्शन से रखें द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग, वो बोल रहे हैं कि जो सरकार तर्क दे रही है बड़ा स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग है। दूसरा है आर्ग्यूमेंट इज वीक एंड इनएडिक्वेट, जो कि ऑथर ने कहा है कि ये जो सरकार तर्क दे रही है वो सही नहीं है, ठीक है। सो द आर्ग्यूमेंट हैज़ रिलीजियस एंड कल्चरल मेरिट, कि वो जो भी बात कह रहे हैं, सरकार जो भी तर्क दे रही है उसमें हमारे धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक मर्यादा की मान्यता है, ठीक है, कि हाँ हमारे संस्कृति हमारे धर्म के अनुसार ये चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं उन्होंने कहा द आर्ग्यूमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द इशू, कि सरकार जो तर्क दे रही है वो मसले से ही बिल्कुल दूर भटक गई है, वो मसले से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बट उन्होंने ये कहा है कि जो उनका आर्ग्यूमेंट है वो वीक है और स्थायी नहीं है, इनएडिक्वेट है, मतलब इनकम्प्लीट है, उसमें पूरी तरह से सत्यता नहीं है। What is the tone of the author towards the Supreme Court's decision to refer the issue of legal recognition of same-sex marriages to a constitutional bench? बोल रहे उनने कैसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाए और उसके अंडर में ये मसला जो है कंसिडर किया जाए, इसके लिए ऑथर क्या कहते हैं कि किस तरीके का है ये, तो उनने उसका स्वागत कराया है ना। उनने बोला कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कि और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इंटरवीन करा है ना, वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल है जी नहीं, बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, सपोर्टिव है, बिल्कुल सही सपोर्टिव है, बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही की है कि अच्छा किया, अच्छा फैसला किया। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज की मेन थीम क्या है? उनका मेन थीम यही है कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करना चाहिए इंडिया में या नहीं करना चाहिए, है ना, यही है मेन थीम पैसेज की। द लीगल रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया, ऑब्वियसली बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्लॉज टेस्ट के ऊपर। द डेथ ऑफ कश्मीरी पंडित एंड बैंक गार्ड संजय शर्मा एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट गनमैन इन पुलवामा, बोल रहे हैं जो एक कश्मीरी पंडित और जो कि साथ में बैंक गार्ड भी थे, बैंक के गार्ड भी थे, कौन थे वो? संजय शर्मा, उनकी जो डेथ हुई टेररिस्ट्स के हाथों, कहाँ पे? पुलवामा में, इज येट अनदर मर्डर इन सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द वैली। और बोल रहे ये दूसरा, मतलब ये एक और मौत है, एक और मर्डर है जो कि वहाँ पे घाटी में सीरीज ऑफ अटैक स्टार्ट हो गया माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट में, उसमें ये एक और कड़ी जुड़ गई है, ठीक है, जो उनकी डेथ हुई। शर्मा इज सेकेंड पंडित टू फॉल टू टेररिज्म, बोल रहे शर्मा दूसरे पंडित हैं जिनकी मौत हुई है टेररिज्म की वजह से पुलवामा एरिया में, आफ्टर जानकी नाथ्स डेथ इन 1990। और सबसे पहले जो फर्स्ट कौन थे जिनके, पंडित की बात हो रही है हमें, कश्मीरी पंडित की। ऐसे तो हिंदू धर्म के बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा होगा, बट यहाँ पे पंडित कास्ट की बात की जा रही है। तो शर्मा जो है सेकंड पंडित है, पहले पंडित थे जानकी नाथ, जिनकी हत्या कब की गई थी? 1990 में, एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी, जिस टाइम पे
जम्मू कश्मीर एरिया में मिलिटेंसी यानी कि उग्रवाद जो है अपनी पीक पर था, हाईएस्ट पॉइंट पे था। वाइल द मर्डर कुड बी अ डेलिब्रेट डैश बाय टेररिस्ट। अब ये जो मर्डर होता है ये डेलिब्रेट एक्ट भी हो सकता है, डेलिब्रेट इनका मेथड भी हो सकता है, ट्रिक भी हो सकती है, इनका डेलिब्रेट तरीका हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके का एक्शन है ये वो बताया जा रहा है कि मर्डर इज अ डेलिब्रेट बाय टेररिस्ट टू स्ट्राइक फियर इनटू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन एरिया। उनने बड़े जानबूझ के ये किया है, सोच समझ के किया है, ताकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी उस एरिया में जो है उनके अंदर डर की भावना पैदा कर सकें, ठीक है। इट ऑल्सो सिग्नल्स द फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द पुअर रेजिडेंट्स। और ये इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो किस तरीके से, किस कदर जो है विफल हो गई हैं, जो वहाँ की गरीब जनता है, जो लाचार जनता है, उनको प्रोटेक्ट करने में, उनकी सुरक्षा करने में वो विफल हो चुकी हैं। द मोडस ऑपरेंडी मतलब होता है काम करने का तरीका, द मेथड ऑफ एक्शन, मेथड ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो जो उनका मोडस ऑपरेंडी यानी कि उनका जो मेथड है इस चीज़ के लिए ऑफ दी, कौन से एलिमेंट शरारती तत्व हैं, ये टेररिस्ट क्या है, शरारती तत्व है, उग्रवादी तत्व है, आतंकी तत्व है। तो इनका जो मेथड है हु आर टारगेटिंग सिविलियंस हैज़ ऑलवेज बीन क्लियर। तो उनका जो कि सिविलियंस को टारगेट करते हैं उनका ये मेथड जो हमेशा साफ रहा है। द अटैक्स आर मेंट टू इनवाइट स्टेट रिटालिएशन एंड रिप्रेशन। बोल रहे अटैक्स वो किस लिए करते हैं, ताकि सरकार जो है उसके झटपटाए और अगेंस्ट में जैसे एक्शन का रिएक्शन दे, ठीक है। सरकार रिएक्शन देगी और रिप्रेशन करने की कोशिश करेगी, जिसके तहत क्या होगा, वहाँ की जो जनता है वो भड़केगी क्योंकि वो बोलेंगे, अब देखो जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अग्री टोटली, ठीक है। अब आप वहाँ पे मिलिटेंट्स को पकड़ने जाएंगे, लेकिन आपको आम जनता को भी थोड़ा सा प्रताड़ित करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कई इनोसेंट लोग भी मजबूर हो जाए, है ना, कई इनोसेंट लोग भी पकड़े जाएं, उनको भी कई दिन जेल में रहना पड़े। तो उससे क्या होगा, जो इनोसेंट लोग जिसने अब अच्छा कुछ नहीं किया वो अगर जेल में जाएगा तो उसके मन में क्या भावना आएगी, उसके मन में भावना आएगी जब कुछ किया नहीं तो ये हालत तो कच कर ही लेते हैं हमारे, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम टेररिस्ट हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, सरकार तो हमारी सुनती नहीं है, उन्हें तो हम निर्दोष थे तो भी हमें जेल में डाल दिया, ठीक है। अब देखो दोनों स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है। सरकार का तो मकसद ये है कि वो रोकें, लेकिन जो इनोसेंट गया वो तो यही सोचेगा कि वो हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हम मुस्लिम हैं या फिर हम दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे अगेंस्ट ये किया जा रहा है। और भड़काने वाले फिर इसी तरीके से भड़काते भी हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि सरकार जो है वो रिटेलिएट करेगी, ठीक है, और वो रोकने की कोशिश करेगी, और उस चक्कर में क्या होगा, टर्न फॉर्मेंटिंग डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन टू गार्नर मोर रिक्रूट्स टू द कॉज। और बोले जिसके तहत और ज़्यादा लोग जो हैं, युवक जो हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, वो सरकार से डिटैच्ड फील करेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। On Tuesday, after follow-up operations that resulted in the death of an army जवान, और ट्यूसडे को क्या किया गया, कुछ फॉलोअप ऑपरेशन यानी कि जो उन्होंने अटैक किया उसके जवाबी कार्रवाई की गई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक आर्मी के जवान और 2 मिलिटेंट्स की मौत हो गई, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैव asserted that शर्मा's attackers has now been, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कहा है, ये दावा किया है कि वो अटैकर्स, वो मिलिटेंट्स जिन्होंने शर्मा के ऊपर अटैक किया था, ठीक है, जिन्होंने उनको जान से मार दिया, दैट हैज़ नाउ बीन, या तो उनको मार गिराया गया, या तो उनको पकड़ लिया गया है, या तो फिर उनको उनसे पूछताछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस डज लिटल टू मिटिगेट द फियर दैट हैज़ ग्रिप पंडित्स इन द वैली। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये बहुत थोड़ी सी कार्रवाई है जो उनके अंदर से पंडित, जो भी कश्मीरी पंडित वहाँ पे रह रहे हैं, पुलवामा में और घाटी में रह रहे हैं, उनके मन में जो डर अब जड़ पकड़ चुका है ना, उसको हटाने के लिए बहुत छोटी सी कार्रवाई है। यानी कि इस कार्रवाई से ये नहीं कह सकते कि अब हम सुनिश्चित हो गए, नहीं, उनके मन में डर अभी भी बना हुआ है, ठीक है।
Last year, militant attacks resulted in the deaths of 29 civilians, including 3 local pandits. पिछले साल जो ये आतंकी हमले हुए उनमें 29 सिविलियंस की डेथ हुई है, ठीक है, जिनमें 3 लोकल पंडित शामिल हैं, 3 अदर हिंदूस, कुछ और हिंदू शामिल हैं, एंड 8 नॉन लोकल लेबरर्स, और 8 वो लोग हैं जो यहाँ पे माइग्रेट कर आए थे काम करने के लिए, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, यानी कि वो वहाँ के रहने वाले नहीं थे, बोनाफाइड नहीं थे, ठीक है, लेकिन पर वो वहाँ पे काम करने आए हुए थे, फिर भी उनकी ऐसे बीच में वही गेहूं के साथ घुन पिसता है, वो मारने किसी और को गए होंगे, हो सकता है गोलीबारी में वो भी मर गए, ठीक है। और मिलिटेंट्स जब गोलीबारी करते तो पूछते तो है नहीं कि आप कौन हो, किस धर्म से हो, बिलोंग करते हो, ऐसा तो नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पे वो नॉन लोकल लेबरर्स की भी डेथ हो गई, एंड ऑल्सो कॉज द डैश ऑफ 5,500 पंडित एम्प्लॉयज फ्रॉम द वैली, और इसने क्या किया, 5,500 पंडित्स को वैली से, अब फ्रॉम द वैली यानी कि वैली से, तो अलग होने का भाव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वो चले गए, माइग्रेट कर गए, छोड़ गए, ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। While the murder could be a deliberate act by terrorists to strike fear into the minority community in area, it also signals the failure of security agencies to adequately protect the poor residents, ठीक है। imperative का मतलब होता है बहुत ही अर्जेंट एसेंशियल काम, ठीक है, बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ा ही एसेंशियल है, बहुत ही अभी करके दो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लॉय मतलब होता है टैक्टिक, ठीक है, टैक्टिक बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये टेररिस्ट का बड़ा ही डेलिब्रेट प्लॉय है, ठीक है, यानी कि इनकी बड़ी ही डेलिब्रेट चाल है, ओके। नॉर्मलसी मतलब एकदम नॉर्मल सा स्थिति है वहाँ पे, है ना, जैसे आप चाहे कोई कितने अच्छा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, आपके 100 मार्क्स आए, आप तो भी नॉर्मल रहेंगे, कोई टेम्परेचर मतलब एकदम एक्साइटमेंट नहीं होगी, और अगर आप फेल हो गए तो भी आप नॉर्मल रहेंगे, तो वो नॉर्मलसी है, आपकी पर्सनालिटी में वो ठहराव है। ब्रेकडाउन मतलब विफल हो जाना, ठीक है, तो ये तो विफल तो नहीं हुआ, उनका डेलिब्रेट प्लॉय है, यानी कि ओनली 2, बी ऑप्शन ओनली 2 इज करेक्ट। द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दी डैश एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं ये अब जो हैं बड़े ही घातक एलिमेंट्स हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किस तरीके हैं। परसीव्ड का मतलब होता है सपोज्ड, अपेरेंट, यानी कि माना जा रहा है या माना जा गया है, ठीक है, वो परसीव्ड, इससे ये मान लिया गया। अनइवन मतलब बिल्कुल उबड़ खाबड़ सा, एक समतल नहीं है, एक जैसा नहीं है। रैडिकल मतलब विद्रोही, रेवोल्यूशनरी, विद्रोही, ठीक है। तो ये क्या है, इनका मोडस ऑपरेंडी किनका, रेडिकल एलिमेंट्स का, ये विद्रोही तत्व है वहाँ पे, ठीक है। इनका क्या है तरीका कि सिविलियंस को अटैक करो, और उसका क्या रहता है, क्योंकि ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिटेलिएट करें। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, ये सिर्फ रेडिकल एलिमेंट्स है, यानी कि ओनली 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑन ट्यूजडे आफ्टर फॉलो अप ऑपरेशंस that resulted in death of an army jawan and 2 militants, security forces have asserted that Sharma's attackers have now been, क्या उनको हटा दिया गया, उनको मार दिया गया, वो अब नहीं है, ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है, या फिर वो अब पकड़े जा चुके हैं। क्या किया है, ईज मतलब आपको अब कंफर्ट की फीलिंग आ गई, अब आप यू आर एट ईज, ठीक है, अब आप शांत हैं, अब आपने पेपर अच्छा कर लिया, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, अब आप ईज है, अब आप निश्चिंत हो गए। स्लेन वर्ड से आता है, स्ले वर्ड से आता है, स्ले मतलब मार गिराना, ठीक है, नष्ट कर देना, मार गिराना, तो यही कहना चाह रहे हैं वो कि उनको मार गिराया गया है, वो स्लेन है, वो मार दिए गए हैं, ठीक है, हैज नाउ बीन स्लेन। फॉर्मेंट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को प्रोवोक कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं,
फॉर्मेंट मतलब, ओके। और कर्ब मतलब रोकना, रोक दिया गया, ठीक है, रिस्ट्रेन कर दिया गया। तो उन मिलिटेंट्स को रोका भी नहीं गया, क्योंकि मिलिटेंट्स को आप कैसे रोक सकते हैं, मारकर ही रोक सकते हैं। फॉर्मेंट भी नहीं किया गया, स्लेन किया गया। ओनली 2B इज करेक्ट। But this does little to mitigate the fear that has gripped pundits in the valley and Pulwama in, ठीक है, particular कि जो खास तौर पे वैली और पुलवामा में रहने वाले पंडित्स हैं, पर्टिकुलरली हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके मन में जो डर आ गया है उसको इसने बहुत ही कम हटाया है, यानी कि हटाने का कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। तो ऑब्स्टिकल नहीं होगा, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, वो भी नहीं होगा। इमेजिनेशन मतलब हम किस हद तक हम इमेजिन करते हैं, हमारा कैसे दिमाग चलता है। हर्डल भी नहीं होगा, हर्डल भी रुकावट होता है। पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर अगर हम खास तौर पे बात करें कश्मीर में, तो वहाँ पे सिर्फ पंडित्स जो कि घाटी में या पुलवामा में रहते हैं, उन पंडित्स की खास तौर पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। D4 is correct. Last year, militant attacks resulted in the deaths of 29 civilians, including 3 local pandits, 3 other Hindus, and 8 non-local laborers, and also caused the dash of 5,500 एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द वैली। अब मैंने आपको बताया फ्रॉम द वैली अगर हम पढ़ रहे हैं, इतने एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द वैली, तो वो अलग हो रहे हैं वैली से, दूर जा रहे हैं। तो दूर जा रहे हैं यानी कि माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, माइग्रेशन ऑफ 5,500 पंडित एम्प्लॉयज़, ठीक है, इतने 5,500 पंडित एम्प्लॉयज़ जो है वह वैली से माइग्रेट कर गए। ओके, तो माइग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। अब रेमिट का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या फिर आपको कंसर्न है, ठीक है। हब का मतलब होता है किसी चीज़ का गढ़, सेंटर, ठीक है, वो होता है हब। माइग्रेशन का तो आपको पता ही, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और काउंटर पार्ट होता है समकक्ष, यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट है ऑफिस में, जो आपके इक्विवेलेंट आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, आपके जो इक्विवेलेंट हैं काम करने वाले, ठीक है, तो वो होता है काउंटर पार्ट। तो यहाँ पे सिर्फ 3 माइग्रेशन, ओनली 3 इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर निकालनी है, ठीक है। एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी दैन बेनिफिशियल। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दैन अगर हम ले रहे हैं, तो एक अच्छी चीज हार्मफुल और बेनिफिशियल, एक अच्छी और एक बुरी चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कुछ एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड है। मच नहीं यूज होके मोर यूज होगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन है, और कंपैरिजन जो है वो 2 एडजेक्टिव्स के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, ठीक है। आपको बस ये बताना है कि वो ज़्यादा हार्मफुल है ना कि बेनिफिशियल से। मच हम जब क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं तब बताते हैं, ठीक है। तो मच की जगह मोर आएगा। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004, ठीक है। तो वो इस एग्जामिनेशन के लिए 2004 से प्रिपेयर कर रही है। तो इज प्रिपेयरिंग नहीं आएगा ना, फिर शी हैज बीन आएगा ना, कि वो तब से अब तक कर रही है, अभी भी कर रही है ना, कंटिन्यूएशन में कर रही है अभी भी, ठीक है। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर, क्योंकि दिस जहाँ पे बोला तो मतलब अब भी हो रहा है, वो कुछ चीज़ है जो एट प्रेजेंट चल रही है, जिसके बारे में हम अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। और वो कब से प्रिपरेशन कर रही है? 2004 से। तो वो 2004 से अभी तक इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो शी हैज बिन तो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई? ओके, देखो क्या होता है जब हम यहाँ पे ये सेंटेंस ना अफर्मेशन की तरह बोला है कि आई कैन डिपेंड, मैं तुम्हारी हेल्प के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प के ऊपर डिपेंड? तो वो क्या है, उसको पहले ही पता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर डिपेंड, और फिर आगे से पूछ रहा है कि क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारी मम्मी ने बोला कि तुम बाजार से ये सामान ले आओ, और साथ में आता तो ये भी ले आना। फिर मम्मी आके, तुम भूल गए जो आता था लेकर आने के लिए बोला था, मम्मी ने बोला मुझे तो पहले ही पता था तुम ये करोगे, मुझे तो पहले ही पता तुम भूल जाओगे, है ना।
तो वो क्या हुआ कि उनको पहले ही एफर्मेशन थी कि आप भूलने वाले हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ है, उसको पहले ही एफर्मेशन है, बस वो काउंटर में क्रॉस चेक कर रहा है कि नहीं कर सकता ना, सच्ची बात है ना ये, ठीक है। तो आई कैन की बजाय कैंट आएगा, आई कैंट, एफर्मेशन है, ठीक है। वो पूछ नहीं रहा है, वो उसको बता रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर आगे से वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं जी, तो यहाँ पे कैंट डिपेंड आएगा। If her grandfather would have lived 3 more days, he would have been 100 years old, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे would have lived लिखा है, तो would have lived नहीं आके देखो if के साथ में क्या होता है, if के साथ में आ रहा है, if के साथ में सब्जेक्ट had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो वुड हैव की बजाय यहाँ पर आएगा इफ हर ग्रैंडफादर हैड लिव्ड, यानी कि उसके ग्रैंडफादर अगर 3 और दिन रह जाते तो वो 100 साल के हो चुके होते, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो हैड लिव्ड आएगा, वुड हैव नहीं आएगा। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। द ट्रांजेक्शंस मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ अ क्रॉस बॉर्डर लिंक, अब द ट्रांजैक्शन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि किसी ट्रांजैक्शंस की पहले बात हो चुकी है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। स्टार्ट क्रॉस बॉर्डर लिंक फॉर रियल टाइम पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बिटवीन साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स लिटरल नेबर अक्रॉस द मलाक्का स्ट्रेट। बोल रहे हैं जो ट्रांजैक्शंस की गई उन्होंने क्रॉस बॉर्डर, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में रियल टाइम के बीच में पर्सन से पर्सन के बीच में मनी ट्रांसफर जो हुआ, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और उनके जो पड़ोसी हैं मलाक्का स्ट्रेट में, ठीक है, विच इज होम टू अ साइजेबल इंडियन diaspora as well as tens of thousands of migrant workers employed in Singapore's humming construction, marine, shipyard and service sector। बोल रहे अब मलाक्का स्ट्रेट क्या है, वहाँ पे वो एक तरह से दूसरा घर है, किसका घर है, इंडियंस का, जो किस तादाद में है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स की तादाद में है वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के तौर पर, कहाँ पे, सिंगापुर में। और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं, शिपयार्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, मरीन में, ठीक है, और सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका वो घर है, दूसरा घर है मलाक्का स्ट्रेट, ठीक है। द लिंक नाउ एनेबल्स, ये भी द लिंक की बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यानी ये भी किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो पहले हो चुकी है, जिसके बारे में पहले हमने शुरुआत कर चुके हैं। enables individuals wishing to remit either Singapore dollar or Indian rupee funds for the maintenance of a relative or as a gift to transfer the money seamlessly using the UPI at the Indian end। बोल रहे हैं अब ये जो लिंक है इसने enable कर दिया, यानी कि उनको help कर दिया है कि इंडिविजुअल्स जो चाहते हैं सिंगापुर के डॉलर या फिर इंडियन रुपीड में फंड्स भेजना अपने रिश्तेदारों को या फिर गिफ्ट के तौर पे मनी ट्रांसफ़र करना, उनका जो एक्सपीरियंस हो यूपीआई यूज़ करने का वो बिल्कुल सीमलेस हो, यानी कि उसमें कोई भी एरर ना हो, ठीक है, कोई भी गलती ना हो, एकदम सॉफ्ट स्मूथ रहे। एंड द पे नाउ ऐप एट सिंगापुर एंड, तो यूपीआई किस एंड पे है, इंडियन एंड पे है, और पे नाउ ऐप कहाँ पर है, सिंगापुर एंड पे, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ लिंकेज बना है जिससे पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करना बहुत स्मूथ हो गया है। टू स्टार्ट विद 6 बैंक्स इन इंडिया, अब ये भी टू स्टार्ट विद से बात करें तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, कि कुछ चीज़ की पहले डिस्कशन हुई है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है वो बता रहे हैं। 6 banks in India including 3 state-run, 2 private and the Indian unit of Singapore's DBS Bank। पूरे शुरुआत के तौर पर अभी के लिए 6 बैंक्स, जिनमें कि 3 सरकारी बैंक्स हैं, 2 प्राइवेट बैंक्स हैं और एक सिंगापुर का DBS बैंक है, उसकी इंडियन यूनिट है, ठीक है, will be facilitating inbound remittances to their account holders। वो अलाउ करेंगे इनबाउंड रेमिटेंसेस अपने अकाउंट होल्डर्स को
while one private lender and the 3 public sector banks would enable their Indian customers to send money using the link. और एक प्राइवेट और 3 पब्लिक सेक्टर जो 3 सरकारी बैंक्स हैं वो अलाउ करेंगे अपने कस्टमर्स को कि वो लिंक के थ्रू मनी भेज सकें. ठीक है. ऑन February 21, the Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das and the Monetary Authority of Singapore's Managing Director Ravi Menon made token instantaneous cross-border remittances to each other. 21 फरवरी को रिजर्व बैंक के जो मैनेजर हैं गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रवि मेनन, उन दोनों ने टोकन के तौर पर एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करे. ठीक है. किसका? यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस UPI एंड पे नाउ मोबाइल एप्लीकेशंस ऑन देयर फोन्स इन इंडिया एंड सिंगापुर रिस्पेक्टिवली. अपने अपने फोन्स में. अब कांत दास जो है वो इंडिया में बैठे हुए थे तो उनने UPI का यूज किया और रवि मेनन सिंगापुर में बैठे हुए तो उन्हें पे नाउ का यूज करा अपने अपने फोन में. ठीक है. और एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करे. जैसे हम करते हैं ना, ये तेरा ही नंबर है, 1 रुपया सेंड करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है, वैसे उनने एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करे और इस जो ये रेजोल्यूशन निकाला है इसकी शुरुआत करी. ट्रांसफरिंग मनी टू अ रिलेटिव studying or living in Singapore or receiving remittances from a family member working in Southeast Asian state just got a whole lot simpler. अब ये क्या हो गया? ये शुरुआत हो गई कि आपने को ट्रांसफ़र करना है इंडिया से सिंगापुर में पैसा या फिर वहाँ से अपने किसी रिश्तेदार से पैसा यहाँ मंगवाना है या वो भेजना चाहते हैं आपको पैसा, वो बड़ा ही आसान कर दिया गया. ठीक है. तो ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट. कैसे हुआ आसान? फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई. अब आसान हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे कि 21 फरवरी को दोनों देशों के जो रिस्पेक्टिव बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने अपने फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करे एक दूसरे को ये ऐप यूज़ करते हुए. ठीक है. ये सेकंड हो गया. फिर उसके बाद क्या बात हो रही है कि जो ट्रांजैक्शन है उसने एक क्रॉस बॉर्डर लिंकिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है. इन्होंने जो ट्रांसफ़र करा पैसा उसने दोनों के बीच में क्रॉस बॉर्डर लिंकिंग स्टार्ट कर दी और जिसमें ये पता चल गया कि अब हम एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो क्यों करना चाहते हैं एक दूसरे को पैसे? क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं जिनको अपनी कभी यहाँ पे पैसे भेजने पड़ते हैं अपने रिश्तेदारों को या फिर कभी यहाँ से घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं अगर कोई भी XYZ सिचुएशन होगी तो उसके लिए ये आसान हो गया. तो P जो स्टेटमेंट है वो हो गई थर्ड. उसके बाद द लिंक नाउ एनेबल्स कि ये जो लिंक है ये क्या क्या काम करेंगे. ठीक है. ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं. ये होगी फोर्थ. इसके बाद फिफ्थ में कि ये कैसे काम करेंगे. तो कैसे काम करेंगे कि अभी के लिए 6 बैंक्स ने इसमें हाथ मिलाया है और वो इस तरीके से काम करने वाले हैं. ठीक है. तो R हो गया फिफ्थ. तो जो हमारी स्टेटमेंट बन रही है वो बन रही है TSPQR. अब T से स्टार्ट होने वाले 1 2 यानी कि बाकी सारे एलिमिनेट हो गए. TSPQR TRSQP. तो TSPQR हमारा B बन रहा है. B इज द करेक्ट आंसर. आज के सेशन में इतना ही. PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. जो आर्टिकल हमने फर्स्ट पढ़ा है उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन भी आपको शीतल मैम द्वारा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है. आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है. अगर आप चाहते हैं आपको बार बार लैपटॉप ना खोलना पड़े, आप कहीं पे भी बाहर घूम रहे हैं और उस टाइम पे आपके पास फ्री टाइम है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. उससे आप बहुत आसानी से एक टच में अपना सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा. ठीक है. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.